हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज से हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो, चैप्टर नंबर 2 अपना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो, आप +1 क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं अपने पास? साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, ये सारे अपने पास क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब अपने को इस क्लास में क्या पढ़ना है? अपने को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, मतलब इन सब का इनवर्स के बारे में अपने को स्टडी करना है। तो देखो, इन सब के इनवर्स के बारे में स्टडी करने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, मतलब इनवर्स होने के लिए आपके पास एक कंडीशन का होना जरूरी होता है। तो वो कंडीशन क्या होती है? तो मान लो आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, कोई फंक्शन आपके पास एफ एक्स है और आपको उसका क्या करवाना है? आपको उसका इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है। इनवर्स मींस एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो इनवर्स होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? जो आपका फंक्शन एफ एक्स है वो क्या होना चाहिए आपके पास? 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू मतलब 1 1 एंड ऑन टू का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। तो कोई अगर फंक्शन आपका 1 1 एंड ऑन टू है, दैट मीन्स अगर फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है तभी वो फंक्शन आपका क्या होगा? इनवर्टिबल। वो फंक्शन क्या होगा आपके पास? इनवर्टिबल। अब इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है कि किसी फंक्शन का जब एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं? कि वो फंक्शन क्या है हमारे पास? इनवर्टिबल है। तो हमारा फंक्शन कब इनवर्टिबल होता है? जब वो फंक्शन क्या होगा? 1 1 एंड ऑन टू होगा, तभी वो फंक्शन क्या होगा? इनवर्टिबल। तो अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एक्स की। हम बात करते हैं अपना फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जो मैं फंक्शन ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ? साइन एक्स। तो देखो, साइन एक्स की अगर मैं बात करूं तो जो साइन एक्स मेरा होता है उसको मैं डिफाइन कहां से कहां करते हैं? हम एफ आर टू आर डिफाइन करते हैं। एफ आर टू आर डिफाइन करते हैं। क्लियर है? तो आर टू आर में देखो, मैं चूज करती हूँ। जैसे मैं अगर एरो डायग्राम से चूज करूं तो मान लो ये मैंने एरो डायग्राम ले रही हूँ, मैं अपना फंक्शन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स था। तो मान लो मैंने साइन एक्स की मैं कोई भी वैल्यू ले रही हूँ, जैसे मैंने 0 ले लिया, एक पाई चूज कर लिया या 2 पाई चूज कर लिया। ठीक है, तो देखो अपना जो फंक्शन है, मतलब x इज इक्वल टू मैं 0 डालूंगी तो आपके पास साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी? साइन 0 अपने पास क्या होता है? 0 होता है। अगेन हम पाई पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो साइन पाई भी कितना होता है आपके पास? 0 होता है ना। साइन 2 पाई की वैल्यू चेक करेंगे तो साइन 2 पाई भी अपने पास क्या होता है? 0 होता है ना। मतलब आपके ये 0 पाई 2 पाई और यू कैन से जब भी आप क्या लोगे, कोई भी पाई का मल्टीपल लोगे, कोई भी पाई का मल्टीपल मतलब साइन n पाई, वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। n अगर आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो हमेशा आपके साइन n पाई की वैल्यू क्या होगी? 0। तो क्या ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं। हमारा 1 1 फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? 1 1 वो फंक्शन होता है जो डोमेन की हर डिफरेंट वैल्यू के लिए अपने को क्या दे? डिफरेंट इमेज दे। वो फंक्शन आपका 1 1 होता है। यहाँ पे आपको क्या, ये देखो 0 पाई 2 पाई सारे क्या है? डिफरेंट है और इनके लिए क्या मिल रहा है आपको? सेम इमेज मिल रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है हमारा? मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है। क्लियर है? ये फंक्शन कैसे अपना? मैनी वन फंक्शन है। दूसरा देखो, जो अपने साइन एक्स की जो वैल्यू आती है, जो साइन एक्स की वैल्यू आती है वो क्या आती है? वो वैल्यू अपनी हमेशा -1 या उससे बड़ी और हमेशा 1 या 1 से छोटी। मतलब अपना साइन एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। क्लोज इंटरवल -1 to 1 मतलब जो अपनी ये जो वैल्यू आएगी हमेशा -1 to 1 आएगी। तो मतलब रेंज क्या होगी अपनी इस फंक्शन की? जो रेंज अपने पास होगी क्या? क्लोज इंटरवल -1 to 1। और अपनी कोडोमेन क्या है? अपनी कोडोमेन क्या है? अपनी कोडोमेन है पूरा रियल सेट। मैंने ऑन टू की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको फर्स्ट चैप्टर में? ऑन टू के लिए हमने देखा था कि अगर आपका रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ जाए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ जाए तो वहां पे क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? ऑन टू होता है। फंक्शन ऑन टू होता है। बट क्या यहाँ पे आपका रेंज और कोडोमेन बराबर है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। अपना रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट, मतलब ये कंडीशन क्या इंप्लाई करेगी? जो अपना साइन एक्स है वो क्या है? नॉट ऑन टू। अपने पास साइन एक्स क्या है? ऑन टू, नॉट ऑन टू। मतलब साइन एक्स आपके पास ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है, मैनी वन है और कैसा है? नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब
ये फंक्शन क्या नहीं हुआ आपके पास, बाइजेक्टिव नहीं हुआ। बाइजेक्टिव ही नहीं हुआ तो क्या इसका इन्वर्टिबल है, ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और देखो इसको हम ग्राफ की हेल्प से भी देखते हैं। जैसे ये मेरे पास क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो देखो ये क्या है अपने पास, साइन 0 की वैल्यू यहाँ 0, फिर साइन पाई बाय 2 पे 1, फिर क्या अपने पास साइन पाई पे वैल्यू क्या है, साइन पाई पे क्या अगेन 0, साइन 2 पाई पे अगेन 0, साइन यहाँ पे 3 पाई आएगा, है ना, सॉरी 4 पाई आएगा, उस पे अगेन 0। तो मतलब अपने को क्या, देखो अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए सेम वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से क्लियर हो, जैसे यहाँ पे देखो अपने पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये ऐसे यहाँ तक ये वाला ये इंटरवल ले रही हो आपका 0 to पाई के अंदर। देखो तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ होगी, ये x की कुछ वैल्यू है, उसके लिए y की वैल्यू ये आई, है ना। इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो ये y की वैल्यू और ये y की वैल्यू दोनों सेम है ना। और यहाँ पे देखो यहाँ पे x कुछ आपका डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे कुछ x की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे कुछ x की वैल्यू अलग होगी, बट y की वैल्यू हमेशा सेम मिल रही है। तो मतलब क्या हो गया कि दो डिफरेंट डोमेन के अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए अपने को क्या मिल गया, सेम इमेज मिल गई। तो फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू ग्राफ की हेल्प से भी देख पा रहे हैं ना हम कि देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू दोनों के लिए ये एक्स की वैल्यू और ये एक्स की वैल्यू अलग है, बट यहाँ पे आपको वाई की वैल्यू सेम मिल रही है। इसका मतलब फंक्शन अपना कभी भी ये क्या नहीं हो सकता, 1 1 नहीं हो सकता। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा इस फंक्शन को इन्वर्टिबल करने के लिए, हमें तो क्या करना है, हमें तो इनका इन्वर्स स्टडी करना है। तो इन्वर्स कब स्टडी कर पाएंगे, जब फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो मुझे साइन एक्स को इन्वर्टिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये देखो ये आपके पास साइन एक्स का ग्राफ है। क्या इस ग्राफ के अंदर आप ऐसा मतलब कोई पोर्शन ढूंढ पा रहे हो जिसके अंदर आपकी हर डिफरेंट एक्स के वैल्यू के लिए क्या हो, वाई की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। इस ग्राफ के अंदर ऑब्जर्व करो, क्या आपको ऐसा कोई पोर्शन मिल रहा है जिसके लिए हर डिफरेंट एक्स की वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट वाई की वैल्यू मिल रही हो। तो देखो मैं अगर देखो ये वाला जो है आपका, मतलब ये माइनस पाई बाय 2 है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो y की वैल्यू, मतलब ये ग्राफ को ऑब्जर्व करें, यहाँ से लेके मतलब आपको ऑब्जर्व करना है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो इसके बीच में ऑब्जर्व करोगे तो देखो आपकी क्या है, x की हर x डिफरेंट x की वैल्यू के लिए क्या मिल रहा है, y की वैल्यू भी डिफरेंट मिल रही है। मतलब ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में अगर मैं इंटरवल लूं तो आपको हर x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की भी डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि अगर मैं इंटरवल चूज कर लूं माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो मेरा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अगर मैं इंटरवल चूज कर लूं माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, तो देखो ना यहाँ पे देखो आप देखो यहाँ पे कुछ x की वैल्यू अलग तो y की भी अलग, यहाँ पे x की अलग तो y की अलग, यहाँ पे x की अलग तो y की भी अलग। मतलब हमको सिर्फ यहाँ तक चूज करना है क्योंकि यहाँ से फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। और देखो इधर अपने को यहाँ तक लेना है, तो यहाँ पे x की अलग है तो y की भी ये डिफरेंट मिलेगी, यहाँ पे ये x की अलग है तो यहाँ पे भी y की डिफरेंट मिल रही है, यहाँ पे x अलग तो y की डिफरेंट मिल रही है। तो मतलब अगर मैं माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 चूज कर लूँ तो अपना ये फंक्शन 1 1 हो सकता है क्या, बिल्कुल है। तो देखो कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम ने माइनस पाई बाय 2 क्यों बोल रही है। अगर हम पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 भी मतलब पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 देखिए, अगर हम पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में देखें तो भी हमें डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट वाई की वैल्यू मिल रही है। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ अलग है तो वाई की अलग। तो देखो यहाँ मतलब पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 को ऑब्जर्व करो तो हर x की वैल्यू के लिए आपको y की वैल्यू भी डिफरेंट मिलेगी, है ना। फिर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 3 पाई बाय 2 से लेके हम ये 5 पाई बाय 2 तक देखें, 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2 भी तो ऐसा इंटरवल है जिसके अंदर फंक्शन 1 1 बन रहा है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि माइनस पाई बाय 2 से लेके माइनस 3 पाई बाय 2 तक भी तो ये मेरा फंक्शन 1 1 हो सकता है। और देखो माइनस 3 पाई बाय 2 से लेके अगेन माइनस 5 पाई बाय 2 तक भी 1 1 हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है अपना जो फंक्शन है देखो इन सभी इंटरवल के बीच में क्या होगा, 1 1 होगा। बट देखो हर चीज का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। जैसे भाई मान लो आपके पास स्कूल में जैसे टीचर्स होते हैं सभी और प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल भी काइंड ऑफ एक टीचर ही होता है, बट अपने को उसको क्या नाम दे के रखते हैं, प्रिंसिपल। तो ऐसे ही क्या काम करेंगे, अपने पास ये सारे इंटरवल पॉसिबल होंगे जिनके अंदर फंक्शन 1 1 होगा, बट क्या करेंगे अपन इनके बीच में एक प्रिंसिपल इंटरवल को चूज करेंगे, एक ऐसा इंटरवल चूज करेंगे वो जो क्या रहेगा, सभी के लिए वैलिड रहेगा, मतलब एक स्टैंडर्ड चीज रहेगी अपने पास। तो जो ये माइनस पाई बाय 2 है अपन स्टैंडर्ड के लिए इस इंटरवल को यूज करेंगे हमेशा, और इस स्टैंडर्ड मतलब इस इंटरवल को क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इस इंटरवल को क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो देखो फंक्शन को हमने 1 1 तो कर दिया, 1 1 तो कर दिया। अब देखो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, जो अपना ये कोडोमेन है, जो कोडोमेन है इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक, -1 से लेके 1 तक।
तो देखो -1 से के बीच 1 तक करूंगी तो अपना देखो ये क्या हो गया, रेंज भी यही आ रही थी और मैंने इसको -1 से 1 के बीच रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब कोडोमेन को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया -1 से लेके 1 तक, और रेंज अपनी ऑलरेडी यही आ रही थी, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएंगे, तो दैट मीन्स फंक्शन भी क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। और 1 के लिए मैंने क्या कर दिया, जो अपना पूरा ये आर सेट था इसको मैंने कहां से कहां तक कर दिया, इसको मैंने -π/2 से π/2 के बीच में ले लिया। मतलब अब मैंने जो ग्राफ चूज कर रही हूँ मैं ऐसा है, जैसे ये अपने पास क्या है साइन एक्स का जो है, मतलब अब सिर्फ ये वाला जो पोर्शन लिया है, मतलब ये मान लो आपके पास क्या है, यहाँ पे π/2 है और यहाँ पे आपका -π/2 है, तो ये आपकी ये वाला जो पॉइंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास x की वैल्यू अगर π/2 है तो y की वैल्यू यहाँ 1 मिलेगी, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर -π/2 है तो y की वैल्यू -1 मिलेगी। तो अब मैंने सिर्फ इतने ग्राफ को यूज किया है, मतलब इस इंटरवल को हमने चूज कर लिया फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, जो फंक्शन अपने पास जो फंक्शन था ना साइन एक्स, y इज इक्वल टू जो साइन एक्स फंक्शन था, क्या था वो साइन एक्स अपने पास क्या था, f R था, है ना। तो हमने क्या कर दिया, वी रिस्ट्रिक्टेड, हमने उस फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, किसके अंदर, हमने कर दिया उस फंक्शन को -π/2 टू π/2, और इसकी कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया किस इंटरवल में, -1 to 1। तो इस फंक्शन इस डोमेन और कोडोमेन के बीच में के अंदर अपना फंक्शन क्या हो गया, f इज 1 1 एंड ऑन टू, फंक्शन क्या हो गया 1 1 एंड ऑन टू हो गया। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन क्या हो गया अपना बाइजेक्टिव हो गया, फंक्शन क्या हो गया बाइजेक्टिव हो गया। इसका मतलब बाइजेक्टिव अगर फंक्शन है तो f क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो दैट मीन्स हम जो अपने पास y इज इक्वल टू साइन एक्स है उसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। और इन्वर्स को हम कैसे लिखते हैं, किसी भी फंक्शन, मान लो अपने पास एफ एक्स ये फंक्शन है साइन एक्स, तो उसके इन्वर्स को कैसे लिखेंगे, हम उसके इन्वर्स को लिखेंगे, जो एफ इन्वर्स एक्स है वो अपने पास लिखा जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये इसके इनवर्स की नोटेशन है। देखो यहाँ पे ये पावर नहीं लगानी है आपको, कभी ये कर दो कि ये भी इनवर्स है, नहीं ये इनवर्स नहीं है आपके पास, ये इनवर्स नहीं है, आपका साइन इनवर्स ये रहेगा। तो क्लियर है आपको, y इज इक्वल टू जो साइन एक्स फंक्शन था उसका इनवर्स मैंने एग्जिस्ट करके दिखा दिया आपको, क्लियर है ना। तो अब देखो एक बात देखो, अगर आपका फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन अपना क्या हो गया था, मैंने -π/2 टू π/2 से लेके ये डिफाइन कर दिया -1 to 1, ठीक है, ये था। तो देखो जब भी हम किसी फंक्शन का इन्वर्स लिखते हैं, मतलब इसका इन्वर्स लिखते हैं, तो जिसकी डोमेन होती है वो कोडोमेन बन जाती है और कोडोमेन आपकी डोमेन बन जाती है। तो जब भी आप इसका इन्वर्स लिखोगे तो इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा, इन्वर्स में आपको लिखना पड़ेगा इन्वर्स -1 to 1 इम्प्लाइज -π/2 टू π/2। मतलब अगर आपके पास कोई फंक्शन f(a)to(b) है और आप उसका इन्वर्स लिख रहे हो तो जो इन्वर्स है आपके पास वो एग्जिस्ट करेगा b(to)a। तो सिमिलरली मैंने यहाँ लिखा है, ये अपने पास फंक्शन था -π/2 से π/2, ठीक है, और इसकी मतलब कोडोमेन क्या थी -1 to 1। तो अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसका इन्वर्स लिख रही हूँ, तो इन्वर्स में आपकी जो ये कोडोमेन बोल दो या रेंज बोल दो, ये तो क्या बन गई आपकी -1 to 1 बन गई, और आपकी जो डोमेन है ये इसका कोडोमेन या रेंज बन गई। क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ से आपको स्टार्टिंग में लिखती हूँ, जैसे जो अपने पास फंक्शन था, वो जो साइन एक्स फंक्शन था अपने पास, है ना, साइन एक्स की जो अपने पास डोमेन क्या थी, साइन एक्स की अपने पास स्टार्टिंग में डोमेन क्या थी, अपने पास आर थी, है ना, और जो उसकी रेंज थी वो क्या थी, -1 to 1 थी। क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, ये जो साइन एक्स फंक्शन था, जो अपने पास ओरिजिनल फंक्शन था साइन एक्स, फिर हमने क्या किया, उसकी डोमेन रेंज को क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया, तो रिस्ट्रिक्टेड भी लिख रही हूँ, तो रिस्ट्रिक्टेड अपने पास क्या आ गई थी ये डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में मैंने क्या लिया था, -π/2 टू π/2, है ना, रिस्ट्रिक्टेड में यही लिया था ना हमने। फिर उसकी रेंज क्या थी रिस्ट्रिक्टेड के अंदर, मतलब जैसे स्टार्टिंग में रेंज तो यही थी, कोडोमेन अपना आर था, रेंज -1 to 1 ही थी, फिर हमने उसको रेंज को भी रिस्ट्रिक्ट कर, मतलब जो कोडोमेन थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था -1 to 1। क्लियर है। अब देखो आपका जो इनवर्स फंक्शन आया, क्या आया आपके पास, इनवर्स फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स के अंदर आपकी उसके पास डोमेन क्या थी, इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन, तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन हमारे पास क्या बन गई, देखो -1 to 1 बन गई है, और इसकी जो क्या है रेंज क्या बन गई इसकी, -π/2 टू π/2, -π/2 टू
π/2। तो देखो इसको क्लियर कर लो आप। जो फंक्शन है आपका साइन एक्स का, उसमें क्या है, साइन एक्स फंक्शन था स्टार्टिंग में, डोमेन आपकी पूरी रियल सेट थी, कोडोमेन भी रियल थी, बट हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था रेंज के इक्वल। तो रेंज में क्या हो गई थी, -1 to 1 थी। फिर मैंने रिस्ट्रिक्ट किया, रिस्ट्रिक्ट करने के बाद डोमेन आपकी -π/2 to π/2 आ गई, रेंज आपकी -1 to 1 आ गई थी। फिर जो हमारा इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट किया था तो उस इनवर्स की हमारी डोमेन क्या थी, -1 to 1 थी, और उसकी क्या थी, रेंज क्या थी, -π/2 to π/2। और जो इनवर्स फंक्शन की हमारी जो ये रेंज है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर है ना, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, अब देखो अपने पास ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था। अगर कोई आपसे पूछे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बताओ, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, आपके पास जो ये x एक्सिस है ये y एक्सिस के मतलब x एक्सिस की जितनी भी वैल्यू है वो y एक्सिस के अलोंग हो जाएंगी, और y एक्सिस के अलोंग आपकी मतलब y एक्सिस की जो टर्म्स है वो आपकी x एक्सिस के अलोंग आ जाएंगी। तो जो आप मतलब बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ना, ये y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी मिरर इमेज बनेगी इसी ग्राफ की। तो देखो क्या करना है, आपको इस ग्राफ को उलट देना है ऐसे। ठीक है, तो देखो ये साइन एक्स का था, इनवर्स का बनाया, तो देखो मतलब ऐसा कुछ आपको किसका लग रहा था, ये साइन एक्स का लग रहा था। इसको देखो मैंने ये वाला कर दिया। ठीक है, जो आपकी ये π/2, 3π/2, 5π/2, 2π, ये किसके अलोंग थी, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये वैल्यूज अब आपकी आ गई है y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और जो ये वैल्यू 1 थी यहाँ, ये -1 थी, ये आपकी y एक्सिस के अलोंग थी, ये अब आ गई आपकी x एक्सिस के अलोंग। ये आपके x एक्स भी यहाँ पे आपका 1 है, इधर आया आपका -1 है। तो ये आपका किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। ये ठीक है ना, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। देखो बिल्कुल आपका सिमिलर टू इसके सिमिलर है, इसी के सिमिलर y इक्वल टू साइन एक्स, बस इसकी क्या होगी, मिरर इमेज हो गई y एक्सिस के अलोंग। जैसे ये ग्राफ था, इसको मैं ऐसे कर दूं तो देखो आपको कुछ ऐसा ही दिख रहा है, और x और y एक्सिस को क्या कर लिया है, इंटरचेंज कर लिया है इन्होंने, उनकी सारी वैल्यूज इंटरचेंज हो गई हैं। क्लियर है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, अपने पास y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये अपने पास इनवर्स, और ये इसका क्या हो गया, अपने पास ग्राफ हो गया। क्लियर है आप सभी को। अब देखो जो नेक्स्ट आता है वो आपके पास आता है y इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, जो कोस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी डोमेन मतलब इसकी इनवर्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखो कोस एक्स भी जो आपका फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, R to R डिफाइन होता है। तो सेम दिक्कत इसके अंदर आएगी, ये भी आपका 1/1/2 नहीं होगा, मतलब इन्वर्टिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डोमेन और कोडोमेन को क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी कोडोमेन, इसको तो क्या ले लेंगे हम, -1 to 1 ले लेंगे, और इसकी क्या करेंगे, इसको भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो पहले इसको कर देते हैं, ये हमने -1 to 1 बना दिया, तो ये देखो ऑन टू तो हो जाएगा। अब 1/1 के लिए काम करेंगे, 1/1 के लिए। तो देखो 1/1 के लिए क्या होगा, अपने पास ये अपने पास ग्राफ है ना, ये ग्राफ है अपने पास। तो देखो इस ग्राफ में देखो ये अपने पास देखो कुछ x की वैल्यू है, और देखो यहाँ भी x की वैल्यू है। इन दोनों x की वैल्यू के लिए देखो अपने को सेम y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, मतलब ये x की वैल्यू डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट वैल्यू है, इनके लिए सेम अपने को y की वैल्यू मिल रही है। सेम देखो यहाँ पे भी देखो ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू कुछ अलग है, तो इसके लिए y की वैल्यू ये मिल रही है, और ये x की वैल्यू कुछ अलग है, इसके लिए y की वैल्यू ये। तो देखो ये जो y की वैल्यू है सेम दोनों के लिए सेम यही वाली वैल्यू होने वाली। तो मतलब आपको क्या है, आप डिफरेंट x के लिए आपको डिफरेंट y मतलब डिफरेंट x के लिए सेम y की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, फंक्शन आपको 1/1 ही होगा, तो इसकी क्या करना पड़ेगा, आपको इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इसकी डोमेन को। तो देखो इसमें आप देखो ऐसा कौन सा आपको इंटरवल दिखाई दे रहा है, मतलब ग्राफ का कौन सा ऐसा पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसके लिए क्या है, आपको डिफरेंट x की वैल्यू के लिए डिफरेंट y की वैल्यू मिले। देखो हम ऑब्जर्व करें तो देखो आपका अगर यहाँ से उठाओ, ये यहाँ से लेके आप इसको इस पूरे ग्राफ को कहाँ तक, यहाँ तक उठाएं, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, तो 0 से लेके पाई के बीच में ऑब्जर्व करो, हर x की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको क्या मिल रहा है, y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो मतलब 0 to पाई के बीच में अपना ग्राफ क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ऐसे ही कई बच्चे सोच रहे होंगे कि पाई से लेके 2 पाई के बीच में भी तो डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y मिलेगा। बिल्कुल, तो पाई से लेके 2 पाई के बीच में भी अपना फंक्शन क्या होगा, 1/1 होगा। सिमिलरली यहाँ से लेको 0 से लेके ये मतलब -पाई to 0 भी होगा अपने पास, है ना। अगेन -2 पाई से लेके -पाई भी अपना क्या होगा, 1/1 होगा। क्लियर है, तो अपने को तो एक स्टैंडर्ड चीज लेनी है, तो स्टैंडर्ड के लिए हम क्या लेंगे, 0 to पाई, क्योंकि उसी को हमको क्या बोलना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलना है। तो अपना जो ये r है इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कहाँ से, 0 to पाई, 0 to पाई। तो 0 to पाई -1 to 1 के बीच में अपना जो फंक्शन वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्लियर है ना। तो जो यहाँ पे अपना क्या हो गया, जो अपना f(x) फंक्शन cos x है वो इस डोमेन और कोडोमेन या फिर इसको अब तो रेंज बोलेंगे, इसके बीच में अपना फंक्शन क्या हो गया, अपना फंक्शन हो गया इन्वर्टिबल। ठीक है ना, इन्वर्टिबल हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
क्लियर है। तो देखो ये जो ग्राफ है, तो इसका ग्राफ जो अपने पास मतलब इनवर्स का ग्राफ होगा, वो इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा, ये अपने पास जो वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा, है ना। और इसी ग्राफ की क्या होगी, मिरर इमेज होगी। जो वाई इज इक्वल टू एक्स होती है ना, उसी के अलोंग सिमेट्रिक होता है अपना ये जो वाई इज कोस एक्स साइन एक्स इन सब के जो ग्राफ होते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, तो मतलब इसी ग्राफ को मैं ऐसे कर दूं और जो y है उस पे मतलब जो y की वैल्यूज x पे लिख दूं और x की वैल्यू y पे लिख दूं, तो अपना क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स x का ग्राफ बन जाएगा। मतलब जो अपने पास जैसे इसकी मैं सिर्फ यहां से लेके यहां तक ग्राफ बना के दिखाती हूँ, तो ये ग्राफ है मेरे पास, कुछ ऐसा था, है ना। ये जो वैल्यू थी आपकी, ये पाई थी, इधर 0 था, तो मतलब 0 से लेके ये पाई तक ये क्या था, y इज इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ है ना। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपके वाई एक्सिस है। इस पे ये वैल्यू आपकी कितनी है, ये 1 है ना। ये आपके पास क्या है, ये तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। और ये पाई बाय 2 आपके पास, तो इसका कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे, तो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, इसी ग्राफ की क्या हो जाएगी, इसी ग्राफ की क्या हो जाएगी, आपकी मिरर इमेज हो जाएगी। तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, इसकी मिरर इमेज आपके पास कुछ बनेगी इस टाइप की, कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो क्या होगी आपकी, मतलब यहाँ पे जो ये y एक्सिस पे 1 था, ये x पे आ जाएगा, ये x पे आ जाएगा 1, ठीक है, ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 1,0 ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट आपके पास ये बन जाएगा -1,1 बन जाएगा। ये जो लाइन है, ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, मतलब ये y पे क्या चला गया आपका, 1 चला गया अब आपका, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये आपका कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, जो कोस इनवर्स एक्स है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, 0 to पाई। तो देखो कोस इनवर्स एक्स का भी हम देखें, तो देखो कोस इनवर्स एक्स का जो स्टार्टिंग में जो फंक्शन था अपने पास, फंक्शन क्या था, कोस एक्स था अपने पास, है ना। कोस एक्स की जो अपने पास डोमेन थी, जो डोमेन थी स्टार्टिंग में डोमेन क्या थी, पूरा रियल सेट थी आपके पास, है ना। और रेंज थी, रेंज को मैंने रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, -1 to 1 थी आपके पास। फिर हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया, एक रिस्ट्रिक्टेड मतलब रिस्ट्रिक्ट किया। तो रिस्ट्रिक्ट करने के बाद जो फंक्शन आया अपने पास, उस फंक्शन की अपने पास क्या थी, डोमेन क्या थी अपने पास, उसकी डोमेन थी अपने पास 0 to लेके पाई थी, 0 to पाई थी, है ना। एंड उसकी रेंज क्या थी, उसकी रेंज अपने पास -1 to 1 थी, है ना। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इस फंक्शन के इस मतलब डोमेन रेंज के अंदर फंक्शन क्या हो गया था अपने पास, ये अपनी क्या थी, डोमेन थी, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन की, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन की इस डोमेन रेंज के अंदर फंक्शन क्या हो गया था, 1,1,2 हो गया था, मतलब बाइजेक्टिव हो गया था, बाइजेक्टिव मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर गया था। तो फिर हमने इनवर्स एग्जिस्ट करने के बाद जो इनवर्स वाला जो फंक्शन आया था, उसकी डोमेन क्या बनी थी, उसकी डोमेन क्या बनेगी, जो इसकी रेंज है वो डोमेन बन जाएगी और जो इसकी डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। मतलब ये क्या हो जाएगी अपने पास, -1 to 1, और उसकी रेंज क्या बन जाएगी, रेंज वो बन जाएगी अपनी 0 to पाई। क्योंकि देखो जो अपना कोस एक्स फंक्शन था, जो y इज इक्वल टू कोस एक्स फंक्शन था, उसको हम लिख रहे थे f, कहाँ से कहाँ लिखेंगे, उसको लिखेंगे 0 to पाई और ये -1 to 1। फिर जो इनवर्स होगा, इनवर्स में क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा अपने पास -1 to 1 और ये यहाँ पे आ जाएगा 0 to पाई, ठीक है। तो कोस एक्स की इस 0 to पाई को क्या बोलेंगे हम, ये कोस एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर है आपको कोस एक्स का, देखो साइन एक्स का डिस्कस कर लिया हमने और कोस एक्स का डिस्कस कर लिया। अब tan एक्स का डिस्कस करते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका क्या है, y इज इक्वल टू tan x वाला फंक्शन। तो देखो जो tan x वाला फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होती है वो पूरी रियल नंबर होती है। बस जो x की वैल्यू मतलब रियल में से अपने को क्या हटा देते हैं अपन, 2n+1 π/2 मतलब π/2 के मल्टीपल हटा देते हैं, ठीक है। और जो रेंज होती है वो अपना क्या होता है, पूरा रियल सेट, ठीक है। तो फिर अपने को क्या करना है, इसको भी अगेन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं इसका ग्राफ देखें तो जब अपना देखो y इज इक्वल टू tan x का ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो देखो ये 0 और ये यहाँ पे π/2 की लाइन बनाई है मैंने, यहाँ पे π/2 की लाइन बनाई है और ये देखो यहाँ पे -π/2। तो देखो π/2 से लेके -π/2 में तो आपकी क्या है, y की मतलब हर x की हर डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। बट देखो सिर्फ और सिर्फ किस इंटरवल में है, -π/2 to π/2। अगेन फिर देखो इस वाले इंटरवल से इस वाले इंटरवल में मिलेगी आपको। बट अगर देखो सारे उस पे रियल पे देखो तो सारे रियल पे तो अगेन ये क्या नहीं है, 1,1,2 नहीं होगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर देंगे, इसकी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे -π/2 to π/2। वही क्या हो जाएगी, अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, ये जो पूरी रियल सेट थी इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया किस इंटरवल में, सिर्फ ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 और रेंज अपनी पूरा रियल सेट।
तो ये रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन की आई है अपने पास डोमेन और रेंज। तो जो इनवर्स फंक्शन होगा उसकी डोमेन रेंज क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। तो जो ये आर है वो तो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, और जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है उसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो जो अपना tan x वाला फंक्शन है उसकी ये क्या हो गई, रेंज हो गई, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और ये डोमेन हो गई। क्योंकि देखो अपना जो y इक्वल टू जो tan x का ग्राफ था वो कैसा था, जैसे मैं आपको इधर बना के दिखाती हूँ, तो कुछ वो ऐसा था, है ना। और ये इधर आपकी क्या थी, ये आपकी π/2 थी वाली लाइन थी, और ये आपकी क्या थी, -π/2। फिर से फर्दर आपका सेम वो रिपीट होता जा रहा था। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें इसको -π/2 टू π/2 के बीच में क्या करना पड़ा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में क्या आ रहा है, 1/1/2 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसका जो इनवर्स का ग्राफ बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, जो tan इनवर्स x का जो ग्राफ बनेगा आपका पास वो क्या हो जाएगा, ये x और y के जो एक्सिस है वो आपकी इंटरचेंज ही होनी है जस्ट। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये अब की बार x इक्वल टू π/2, तो पिछली बार तो अब की बार क्या हो जाएगा, y इक्वल टू π/2 हो जाएगा इधर, और ये आपकी कौन सी लाइन बन जाएगी, ये y इक्वल टू -π/2 बन जाएगी, ठीक है। तो अब की बार जो ये ग्राफ है ना आपका, जैसे sin x और cos x का तो आपका y इक्वल टू x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक था, और ये वाला जो ग्राफ है ये देखो आपका जस्ट क्या हुआ है, ये कुछ ऐसे तो घूमा है, मतलब आपका ओरिजन के अबाउट सिमेट्रिक है। ये जो ग्राफ है आपका ओरिजन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है ना, ओरिजन के अबाउट सिमेट्रिक है आपका ग्राफ। तो क्लियर है आपको, ये क्या था अपना tan इनवर्स x का। तो इसकी डोमेन अपने पास रियल थी, और रेंज इसकी -π/2 टू π/2, यही क्या बनेगी, अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनेगी। क्लियर आप सभी को, ठीक है। अब देखो अब अपने पास कौन सा फंक्शन रहेगा, कोसिकेंट x, सीकेंट x और कोट x। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इनके डोमेन रेंज को भी क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ताकि इन फंक्शन को हम क्या बना सके, इन्वर्टिबल बना सके, ठीक है। तो बाकी उन्हीं फंक्शंस की तरह हम एक्ट करेंगे अपना ग्राफ में, देखेंगे कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें फंक्शन क्या है 1/1/2, इसको क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। जैसे कोसिकेंट x है तो इसमें जो अपनी डोमेन है वो क्या होती है, पूरा रियल नंबर होता है, बस x में से अपने को nπ हटा देना, तो nπ हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि nπ पे sin x 0 होता है और कोसिकेंट उसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसको इसलिए अपने को हटाना पड़ेगा। और रेंज क्या होती है अपनी r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1/1 करने के लिए इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा -π/2 टू π/2। और 0 इसलिए हटाया है क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और कोसिकेंट उसका रेसिप्रोकल होता है, और ये डोमेन हो जाएगी, ये अपनी रेंज हो जाएगी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब सेम है, ठीक है। तो जो इनवर्स फंक्शन है तो रेंज तो क्या बन जाएगी, डोमेन, और डोमेन क्या बन जाएगी, रेंज। सेम हम इसके अंदर करेंगे सीकेंट और कोटेक्स के अंदर, ठीक है। अब देखो जो फाइनल टेबल हमारे पास बन के आती है, जो अपनी इनवर्स वाले फंक्शन है, जो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट एक्स, कोस, मतलब जो मेन हमारा जो काम है वो इस टेबल का काम है। ये टेबल अपने को पूरी क्या होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए, एक प्रकार से आपको क्या करनी है, एकदम माइंड में क्लियर कर लेनी है, याद कर लेनी है। अगर मतलब क्योंकि अगर ये आपके माइंड में नहीं है तो इसके बिना आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में आप एक्सरसाइज तभी कर पाओगे जब ये टेबल पूरी आपके माइंड में फिट होगी, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स था, जो साइन इनवर्स एक्स था उसकी डोमेन क्या आई थी, क्लोज इंटरवल -1 to 1, और रेंज क्या आई थी अपनी, यही आई थी, हमने पीछे देखा था। और इसी रेंज को हम क्या बोलते हैं, इन सभी रेंज को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो अपने को मेन याद रखना है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है साइन इनवर्स की वो क्या होती है, ओपन क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। ये अपना कोस इनवर्स एक्स है, इसकी डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 to π। tan इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो पूरा रियल सेट, और जो रेंज है वो -π/2 to π/2। देखो ध्यान रखना, इसमें क्लोज है, इसमें ओपन है, ठीक है। कोट इनवर्स एक्स में पूरा रियल सेट, और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ओपन 0 to π। देखो कोस इनवर्स एक्स में क्लोज थी और इसमें ओपन है। सीकेंट इनवर्स एक्स में क्या होगी अपना, r माइनस में से ये ओपन इंटरवल -1 to 1 को हटा देंगे, और ये क्या आ जाएगी अपना इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सिमिलरली कोसिकेंट इनवर्स एक्स की अपनी ये आ जाएगी r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि हमें उस टेबल का यूज कैसे करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, मुझे इन सब की प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। तो देखो फर्स्ट करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट में क्या है अपने पास, साइन इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी। तो देखो जो साइन इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो, सब क्या आएगा आपके पास, या तो एक एंगल आएगा या एक रियल नंबर आएगा, या तो एक एंगल या एक रियल नंबर। तो मैं इसको किसके इक्वल कंसिडर कर लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि ये लेट किसके इक्वल है, थीटा। लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या है, थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकती हूँ -1/2, साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर आपको।
अब देखो इसको मैं जैसे ये लिख सकती हूँ 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देखो साइन के टेबल में 1/2 कब आता है, साइन के टेबल में 1/2 कब आता है, वो अपना आता है किस पे, π/6 पे आता है ना, साइन के टेबल में π/6 पे आता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस ऑफ 1/2 की जगह क्या लिखना है अपने को, साइन π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा। 1/2 की जगह मैंने साइन π/6 लिखा है क्योंकि साइन के टेबल में π/6 मतलब 30 पे 1/2 आता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में कि साइन माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है ना, मतलब साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। तो ये मेरे पास यहाँ पे माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो मैं इस माइनस को यहाँ थीटा के साथ लगा सकती हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ माइनस π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो कि आपके पास आ गया थीटा इज इक्वल टू माइनस π/6, थीटा इज इक्वल टू माइनस π/6। तो देखो यहीं पे आपका काम फिनिश नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि जो ये आपका थीटा है, ये थीटा आपका हमेशा इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आना चाहिए। तो टेबल का यूज यहाँ पे, अब आपको देखना जो थीटा है क्या वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच लाई करते हैं, मतलब थीटा आपका किसके बीच लाई करना चाहिए, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, क्योंकि साइन इनवर्स का ही कर रहे हैं तो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखेंगे तो ये है। तो अपना -π/6 देखो इस इंटरवल के बीच बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये अपना बिल्कुल सही। अगर नहीं आता तो हमें इसके बीच बिलोंग करवाना पड़ता। तो अब समझ में आया टेबल का यूज कहाँ हो रहा है अपने पास, ठीक है ना, टेबल का यूज कहाँ हो रहा है, ये जो साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है। तो ये तो अपना ऑलरेडी -π/6 के बीच बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से अपना क्या हो गया कि ये क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई किसकी, साइन इनवर्स -1/2 की। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास है tan इनवर्स -√3। तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी करेंगे लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा। फिर यहां से क्या लिख लेंगे, यहां से -√3 इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है। अब देखो -√3, tan के टेबल में √3 कब आता है, tan के टेबल में √3 अपना π/3 पे आता है। तो मैं √3 की जगह लिख सकती हूँ tan π/3 इज इक्वल टू tan थीटा। अगेन हमें पता है क्या कि tan ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, -tan थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह मतलब मैं -tan थीटा की जगह क्या लिख सकती हूँ, tan माइनस ऑफ थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, tan ऑफ -π/3 इज इक्वल टू tan थीटा। यहां से क्या आ गया मेरे पास, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -π/3। अब आपको क्या चेक करना है, जो थीटा की वैल्यू आई है क्या ये आपकी tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती है। तो tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो ये जो आपका आया है -π/3, ये ऑब्वियसली आपका बिलोंग करता है किसमें, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 में। तो ये क्या होगी आपकी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, कोस इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी। तो क्या कर लेते हैं, लेट कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा अपने पास -1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा। अब कोस के टेबल में 1/2 कब आता है, तो कोस के टेबल में 1/2 आता है अपने π/3 पे। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, कोस π/3 इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है। अब इस माइनस को ऑपरेट करना है। देखो हमने पढ़ा है कोस ऑफ माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन होता है। क्लियर है। बट हमने ये चीज भी पढ़ी है कि क्या कोस पाई माइनस थीटा हमारे पास माइनस कोस थीटा होता है। हमने पढ़ा है कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इस मतलब ये क्या है, एक प्रकार से हमारे पास माइनस कोस थीटा लिखा है, तो इस माइनस कोस थीटा को ये चीज लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या है, π/3, मतलब यहाँ पे ये चीज इज इक्वल टू कोस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा कोस 3π माइनस 2π, तो ये आ जाएगा 2π/3 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई थीटा की, ये आ गई 2π/3। अब आपको चेक करना है क्या ये थीटा आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, जो कोस इनवर्स एक्स थी। तो देखो कोस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी, तो ये कोस इनवर्स एक्स है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, क्लोज इंटरवल 0 to π। तो अपना ये देखो 0 to 2π/3 ये बिलोंग करता है ना, अपना ये बिलोंग करता है 0 to π के अंदर। तो इसका मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी आपके पास 2π/3। तो देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपके पास साइन का क्वेश्चन आता है
माइनस का मतलब अगर प्लस का है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, माइनस का आता है तो आपको इस रिजल्ट का यूज करना है, ठीक है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा का यूज करना है आपको, और इसके अंदर बिलोंग करवाना है। टेन का आएगा तब भी इस रिजल्ट का यूज करना है आपको, ठीक है, और अगर आपके पास ये आ जाता है कोस का तो आपको इस रिजल्ट का यूज करना है। क्लियर है, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है आगे एक्सरसाइज में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।